नमस्कार। आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे और ये हमारे मानव भूगोल के जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत या बोले मानव भूगोल के कुछ सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये सिद्धांत है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे हम इसमें, फिर इसमें माल्थस की जो सिद्धांत दिया। तो कोई भी सिद्धांत जब दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं होती है। वो उनकी मान्यताएं क्या है वो हम उनको याद करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिद्धांत का जो रूपरेखा है, किस प्रकार से उन्होंने जनसंख्या को दुगना होने में जो समय बताया है, या कई बार ये कहते हैं 1 शताब्दी या 2 शताब्दी या 3 शताब्दी के बाद माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार कितने गुणा जो जनसंख्या और जीविकोपार्जन के साधन है उनके बीच में क्या अनुपात होगा, ठीक है, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं, क्या क्या इसके पक्ष है, ये सारी की सारी चर्चाएं इसमें की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं माल्थस का परिचय ले लेते हैं कि माल्थस कौन थे। माल्थस मूलतः ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे या ब्रिटेन के निवासी थे। ये अर्थशास्त्री थे। क्या थे ये? अर्थशास्त्री थे। और अर्थशास्त्री होने के कारण ये एक इनका जो व्यवहार था वो मानवीय कल्याण के प्रति ये थोड़े से सचेत थे, या इनका मानव कल्याण के प्रति थोड़ी सी रुचि थी। इसके साथ हम ये पढ़ें कि जो जनसंख्या और इसके सिद्धांत है, सबसे पहले अगर जनसंख्या और संसाधनों के बीच में जो दृष्टिपात जो किया है, दृष्टिकोण, वो प्लेटो थे। ठीक है, उन्होंने जनसंख्या और संसाधनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। लेकिन प्लेटो चूंकि एक प्राचीन हमारे भूगोलवेता थे, 1798 के आसपास सबसे पहले जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध था वो स्थापित करने का कार्य माल्थस महोदय ने किया है। अब जनसंख्या और संसाधनों के बीच जो सिद्धांत थे उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत और एक होते हैं सामाजिक सिद्धांत। तो माल्थस का जो सिद्धांत है उसको हम प्राकृतिक सिद्धांत की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक जो मानव की इच्छाएं हैं या प्राकृतिक रूप से जो हमारे खाद्यान्न पदार्थ बढ़ते हैं उनके आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसलिए इनको मानते हैं प्राकृतिक। और इसके अलावा जो सेंडलर है, सेंडलर का सिद्धांत भी प्राकृतिक सिद्धांत में आता है। और इसी प्रकार से एक सामाजिक सिद्धांतों की कैटेगरी में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हम उसमें रखते हैं। तो अगर से आपसे पूछ लिया जाए तो माल्थस का सिद्धांत किस श्रेणी का सिद्धांत है, तो प्राकृतिक श्रेणी का सिद्धांत है। अब देखिए आगे इसका परिचय लेते हैं। उन्होंने क्या किया 1798 में, कब? 1798 में एक थी एन ऐसे, इनकी एक पुस्तक है एन ऐसे ऑन, किसके ऊपर थी ये? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनकी एक निबंध था। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, एक जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंध स्थापित करने पर ध्यान दिया। इसमें दो बातें थी, एक और तो जनसंख्या जो वृद्धि है या उसको हम कह सकते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन, जनसांख्यिकी ये परिवर्तन, दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को इस निबंध के अंदर इन्होंने लिया। लेकिन ध्यान रहे इन्होंने जो संसाधन है, संसाधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कार्ल मार्क्स ने संसाधन की जगह जीविकोपार्जन के साधनों का प्रयोग किया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना है, कौन सी सन में आया, संसाधन की जगह क्या शब्द प्रयोग में लिया है, और ये पहले विद्वान थे। इस प्रकार से हम मिलेंगे। अब इनकी जो मान्यताएं हैं, ये 3 मान्यताएं बेहद ही महत्वपूर्ण मान्यताएं थी। इन मान्यताओं के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और आगे चलकर यही मान्यताएं इनका क्या बनी, एक आलोचना का कारण भी बनी। सबसे पहली मान्यता थी काम वासना। ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर प्राकृतिक रूप से काम वासना पाई जाती है, जिसको हम शिक्षा या सभ्यता या विकास के माध्यम से नियंत्रित नहीं कर सकते। ये इनकी मान्यताएं हैं, आपकी और मेरी मान्यता नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सही है कि काम वासना एक प्राकृतिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर यही क्या होगा, इनकी एक आलोचना का कारण बनेगा। तो काम वासना को क्या मानते हैं, एक बहुत ही प्राकृतिक मानते हैं और जरूरी मानते हैं। शिक्षा सभ्यता या विकास से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन मानते हैं? माल्थस मानते हैं। ये कृषि में हास का नियम बताते हैं।
ये कहते हैं कि उत्पादन को हम एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए इसको यूँ समझिए कि मानिए एक खेत है, इस खेत में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और ये दो व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 बोरी गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है और ये आदमी हो जाते हैं कुल 3, और अब उत्पादन इनका हो जाता है 6 बोरी मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति मिलाने पर 4 बोरी बढ़ रही है, तो क्या आगे एक व्यक्ति मिलाने पर और 4 बोरी बढ़ेगी, फिर ये आदमी हो जाते हैं यहाँ पर 4, और उत्पादन यहाँ पर अभी 8 बोरी होता है। कितना होता है, 8 बोरी। फिर आदमी बढ़कर होते 5 और उत्पादन यहाँ बढ़कर 8 ही रहता है, कोई बढ़ता नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो हमने क्या किया कि इनमें जो श्रम का इनपुट किया और उस अनुपात में क्या हुआ, देखो यहाँ पर तो 4 बोरी बढ़ गई, यहाँ सिर्फ 2 ही बोरी बढ़ी है, यहाँ पर स्थिर हो गया। तो इसका मतलब ये कि उत्पादन को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाते हैं, उसके बाद उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उसके बाद उत्पादन उल्टा घटने लग जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 बोरी पर व्यक्ति है, यहाँ पर भी 2 बोरी है। यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर बोरी का उत्पादन 2 बोरी से घटकर जाता है, और यहाँ अगर 6 हो जाए और ये उत्पादन फिर भी 8 ही रहे, और इसी प्रकार 7 हो जाए, ये उत्पादन फिर भी 8 ही रहे, और 8 हो जाए फिर भी उत्पादन 8 हो जाए, तो यहाँ तो 1 बोरी हो गया ना। तो उत्पादन जो घट रहा था वो एक सीमा के बाद क्या हो, जो बढ़ रहा था सॉरी, एक सीमा के बाद वो घट जाता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कृषि में ह्रास का नियम जो बताते हैं वो ये होता है। अगला जो है ये कहते हैं कि संपन्नता और जनसंख्या वृद्धि में समानुपाती संबंध होता है, अर्थात जो व्यक्ति जितना संपन्न होगा वो उतनी अधिक जनसंख्या वृद्धि करना चाहेगा, उतनी अधिक संतान उत्पत्ति करना चाहेगा, जो कि बहुत ही इनका आगे जाके आलोचना का महत्वपूर्ण कारण बनता है। क्योंकि आज के परिदृश्य में हम जब देखते हैं तो जो आर्थिक लोग, संपन्न लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो रोजगार में व्यस्त है, वो संतान उत्पत्ति करने की इच्छा उनकी कम होती है। जापान में यही कंडीशन हो रही है। जापान और चाइना में क्या हो रहा है कि लोग अब क्या कर रहे हैं, नीतियां सरकार ऐसी बना रही है कि जनसंख्या को प्रोत्साहन देना चाह रही है कि आप अधिक से अधिक जनसंख्या करें, उनको पुरस्कृत कर रही है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हो सकती है और है। जबकि माल्थस क्या कह रहे हैं कि अधिक संपन्न व्यक्ति होगा वो संतान उत्पत्ति अधिक करेगा, जबकि आज के परिदृश्य में गलत है। लेकिन आपको इनकी मान्यताएं याद रखनी है, कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो इनकी मान्यताओं को आप याद रखिए। ये 3 मान्यताएं इनकी हो गई है। अब आगे चल के इनका जो सिद्धांत है उसको समझते हैं। इनके सिद्धांत में जो चीजें हैं वो है, एक तो है जनसंख्या, और दूसरा इनका है जीविकोपार्जन के साधन ये दोनों है। इन दोनों से क्वेश्चन बनता। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता कि जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार बताई है माल्थस ने, या जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि किस प्रकार बताई है माल्थस ने। तो जनसंख्या की वृद्धि में तो इन्होंने बताया गुणोत्तर। गुणोत्तर का मतलब है 1 2 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, इस प्रकार ही होता गुणोत्तर। जबकि इसमें जो वृद्धि आई है वो अंक गणितीय है, अर्थात जैसे गणित हमारी चलती है, या उसको समानांतर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार, तो अब इसमें से क्या क्वेश्चन अनुपात का बनेगा। देखिए आप इसमें, इस भाई 1 था, यहाँ पर भी 1 है, इस 1 के क्या हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर भी 2 है तो इधर भी 2 है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 2 थे, इस 2 के भी 2 हो जाएंगे, इधर 2, तो गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। अब ये क्या हो गए, 2 से गुणा 2 तो 4 हो गए, जबकि इधर ये बढ़कर 3 ही हो रहे हैं। इधर 4 थे तो 4 से क्या हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, जस्ट दुगने। जबकि यहाँ पर ये बढ़कर कितने हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 ही हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, जीविकोपार्जन में अंकगणितीय वृद्धि है, जबकि जनसंख्या में क्या होती है, गुणोत्तर वृद्धि होती है। अब इसका जो एक अनुपात रेशियो का आता है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखो इसमें कई बार अनुपात पूछ लिया जाता है कि 2 शताब्दी बाद में कितना अनुपात है, 3 शताब्दी बाद में कितना अनुपात है। तो इन अनुपातों को आपको याद करना, ये अनुपात याद करना सीखेंगे। देखो इधर लेते हैं हम जनसंख्या और इधर लेते हैं जीविकोपार्जन के साधन। ये एक स्टार्टिंग यहाँ से बराबर हो रही है, ये इधर 2 है, स्टार्टिंग यहाँ से बराबर है, इधर भी 2 ही है।
यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दुगना 4 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा फिर 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 के दुगना क्या हो जाएगा 64, 64 का दुगना 128 और 256। इस प्रकार से ये क्या हो गए, इनको कहते हैं हम, ये हो गया हमारा गुणोत्तर वृद्धि। किसमें हुई है, जनसंख्या में। अब जीविकोपार्जन में देखो, इधर अंक गणितीय 4, 5, 6, 7, क्या हो गया 5 तो कहीं गायब हो गया, ठीक है, तो 4 या 5, इसमें हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8 और ये है 9। तो इन्होंने क्या माना है कि जनसंख्या दुगनी होती है 25 वर्षों में। ये एक स्टेटमेंट याद रखिए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने में होती है, 25 वर्षों के अंदर दुगनी होती है। तो इसका मतलब 25 वर्ष में ये दुगनी होगी, 25 वर्ष में यहाँ दुगनी हो रही है, 25 में यहाँ हो रही है, 25 में यहाँ, तो 25, 50 और ये हो गई 75, यहाँ हो गई शताब्दी 100 वर्ष। इसी प्रकार 125 यहाँ 150 हो जाएंगे, यहाँ सॉरी यहाँ 125, 150 या 175 या 200। ये दूसरी शताब्दी का हमारे पास आंकड़ा आ गया। तो 2 शताब्दी के पास हम आंकड़ा देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है 256:9 आ रहा है। अब आप देखिए, क्या ये किसी पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से कट रहा है, 9 के पहाड़े से कट रहा है। तो इस प्रकार आप काट कर इसका आंसर आए वो भी आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 100 वर्ष बाद यानी 1 शताब्दी बाद कितना हो जाएगा, तो 25, ये हो गया 50, यहाँ पर कितना 75 और ये 100। 100 वर्ष के बाद क्या होगा 16:5 हो जाएगा। 75 वर्ष बाद कितना होगा 8:4 अर्थात 2:1 हो जाएगा। तो ये अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 शताब्दी बाद कितना होगा, तो ये इसी मेथड से आप निकालते जाएं। तो मैं बता देता हूँ उसका कितना होगा 4096:13 होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अनुपात याद कर सकते हैं। किसी साल का आपसे पूछ लिया जाए, बस अंक गणितीय और गुणोत्तर वृद्धि को आप याद रखिए, दुगुना कितने समय में होता है और यही जाकर इसका क्या होगा आलोचना का कारण। ये मेन जो इसका उद्देश्य था। अब इसमें क्या है, एक इन्होंने बताया है कि जन आधिक्य कब होता है और जनसंख्या और निर्धनता के, जनाधिक्य और निर्धनता के बीच में क्या संबंध बताया है, उसको हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप देखिए, अब इन्होंने एक नया जो हमने पढ़ा है, ये कहते हैं जनाधिक्य। जनाधिक्य कब होगा और जनाधिक्य और निर्धनता के बीच में इन्होंने संबंध बताया है। अब आप देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है, ये जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करती है। मुख्यतया देखना, कई बार आ जाए खाद्य सामग्री, क्योंकि खाद्य सामग्री जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। अब ये कह रहे हैं कि खाद्य सामग्री ज़्यादा होगी, तो खाद्य सामग्री ज़्यादा होगी तो लोगों में क्या होगा, तो उससे लोगों में जन्म दर अधिक होगी, और जब जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। खाद्य सामग्री कम होगी तो इससे क्या होगा, कुपोषण होगा, इसमें लूटपाट मचेगी, इसमें चोरियां होगी, डकैती होगी, युद्ध होंगे, महामारियां आएगी, कुपोषण होगा, तो जिससे क्या होगा, लोगों में मृत्यु अधिक होगी, लोग अधिक मरेंगे, तो जनसंख्या घटेगी। तो खाद्य सामग्री कम होगी तो उससे जनसंख्या घटती है, खाद्य सामग्री अधिक होगी, लोग स्वस्थ होंगे, कुपोषित नहीं होंगे, तो जनसंख्या अधिक बढ़ेगी। ये इनका बताया है। आ गया समझ में जनसंख्या वाला। उसी प्रकार से जनसंख्या तीव्र आ गया। तो अब इसमें जो मुख्य जो निकलता है कंसेप्ट जो है वो क्या है, इसमें हमने समझा कि जो भरण पोषण है, भरण पोषण ये जनसंख्या वृद्धि का अनिवार्यतः सीमित करता है। अनिवार्यतः क्या करता है, ये सीमित करता है। भरण पोषण अधिक होगा तो जनसंख्या अधिक, तो भरण पोषण जनसंख्या को नियंत्रित करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। उसी प्रकार से भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। तो ये इनका मानना है। अब इसके साथ कुछ इन्होंने क्या किया है कि जो अमीर व्यक्ति है और जो गरीब व्यक्ति है, इनके बीच में जो खाई बढ़ती जाएगी और यही खाई आगे जाकर अमीर को अधिक अमीर बनाएगी, गरीब को अधिक गरीब बनाएगी, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था का उत्पन्न होता, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में एक मॉडिफाई किया 1817 के अंदर। पहले ये क्या करते थे, अपने सिद्धांत में मूलतः इन्होंने निवारक निरोध को नहीं माना, अर्थात ऐसे कोई उपाय मनुष्य कर सकता है जिनसे कि
पहले जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है, ऐसा इन्होंने नहीं माना। इन्होंने क्या माना कि काम वासना मुख्यतः है और अनिवार्यता है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनकी मूल संकल्पना पहले यही थी। लेकिन 1817 में जब इनको कुछ अनुभव हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, निवारक निरोध हमारे पास है। और निवारक निरोध दो थे, उनमें से इन्होंने एक निवारक निरोध को माना है। जैसे कौन सा है, तो इनके जो निवारक निरोध है उसमें देखिए, तो हम कहते हैं निरोध, ये दो प्रकार के हैं। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है? जैसे विवाह में देरी करना, इसको इन्होंने माना है, विवाह में देरी करना चाहिए। और उसके बाद में जो क्या बोलते हैं हम, बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए विवाह से पहले, और शादी के बाद संयम का परिचय देना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ये मानते हैं ऐसा। जैसे आप मानिए विवाह की उम्र में देरी से क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रित होता है। आज से कुछ वर्ष पहले देखेंगे तो 15 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, 16 वर्ष की उम्र में बच्चे हो गए, और जब वो 31 वर्ष का होगा तो उसके बच्चे 15 साल के हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। आज हम 30-30, 31-31 साल के हो जाएंगे, अभी शादी नहीं हुई, तो बच्चे कब होंगे? तो हमने 15 साल तो जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया ना। तो विवाह की देरी क्या होती है, आज वो व्यक्ति कितने हो जाती, 2, तो वो है उनका बच्चा और उनके बच्चे की शादी हो जाती, तो 4-5 मेंबर का हो जाता। आज हम क्या है, सिंगल है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी, जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया, किसमें, विवाह की देरी से। ये क्या है, एक सकारात्मक जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। दूसरा क्या कर दिए कि बाल ब्रह्मचारी का प्रयोग करें विवाह से पहले, ठीक है, अपनी काम वासनाओं को क्या करें, नियंत्रित करते हैं। तो उससे भी क्या होती है, जनसंख्या नियंत्रित होता है, और विवाह के बाद संयम का परिचय दे। तो ये है। बाकी सरकार भी बहुत सारी पॉलिसियां आज तो ला रही, लेकिन वो नहीं मानते थे। नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक में होता है जो कृत्रिम गर्भ निरोधक उपाय किए जाते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें उन्होंने इनको कृत्रिम गर्भ निरोध को नहीं माना है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना क्या किया है, एक इस सिद्धांत को दिया है। अब इसका मूल्यांकन करते हैं, कुछ इनकी आलोचनाएं भी हुई है, जो किस किस आधार पर हुई है, ये एक आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इनको आलोचना का कारण है। शॉर्ट में पढ़ेंगे, यहां से इतना डीपली क्वेश्चन आ रहा है, अपने इसमें नहीं आता है। देखो, आधारभूत मान्यताएं इन्होंने का दूर किया है। आधारभूत मान्य इन्होंने क्या किया, काम वासना को, संतान उत्पत्ति को, दोनों को एक मान लिया, जबकि दोनों अलग अलग है। काम वासना एक प्राकृतिक डिजायर होती है, जबकि जो संतान उत्पत्ति है हमारी सोशल डिजायर है। इस प्रकार अंतर है। वास्तविक वृद्धि गुणोत्तर नहीं होती है, हमेशा जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि गुणोत्तर ही नहीं होती है। और ये नहीं है कि खाद्यान्न में आपकी अंकगणितीय वृद्धि होती है, जो इन्होंने माना है वो गलत माना है। वास्तविक अनुभव के विपरीत है। अगर हम देखें विश्व की जनसंख्या वृद्धि, तो 1650 में हमारी 50 करोड़ आबादी थी विश्व की, और 1804 में ये जाकर क्या होगी, 100 करोड़ आबादी हुई। मतलब यहाँ पर दुगुना होने में जो माल्थस 25 वर्ष मानते हैं, वो यहाँ पर 25 वर्ष ना होकर कितने हो गया, 154 वर्ष। उसी प्रकार से देखें तो 2 अरब हुई, 2 करोड़ या 2 अरब, 200 करोड़ या 2 अरब हुई, वो हुई थी 1927 में। यहाँ पर 123 वर्ष लगे। तो इस प्रकार से वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। कृषि हास का नियम, ये भी एक कहीं ना कहीं अपवाद है। आज उन्नत तकनीक, उन्नत किस्म के बीजों का और रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग कर हमने कृषि में एक द्रुत गति से क्या किया, विकास किया है, खाद्यान्न संकट को हमने टाला है। तो इस प्रकार से इनका भी ये कहीं ना कहीं सिद्धांत, ये जो मान्यता है वो खंडित होती है। जो निवारक निरोध माना है इन्होंने, तो वो ये पहले नहीं माने, बाद में इन्होंने माना, लेकिन इन्होंने जो नकारात्मक निरोध है उनको नहीं माना। जबकि आज सरकारें क्या करती है, कृत्रिम गर्भ निरोधक उपाय या नसबंदी जैसे प्रोग्राम को बढ़ाकर भी क्या करती है, इनको जनसंख्या को नियंत्रित करती है। ये कहते हैं कि जनाधिक्य आपदा का कारण है, नहीं, जनाधिक्य आपदा का कारण नहीं है। जनसंख्या कई बार हमारे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। इनका अनुभव क्या है, सीमित है। सीमित अनुभव मतलब ये यूरोप से संबंधित ही दिया है, बाकी अन्य देशों पे लागू नहीं है। नए क्षेत्र का पूर्वानुमान नहीं था। नए क्षेत्रों में जनसंख्या जो वृद्धि है वो अलग प्रकार से है, विभिन्न, जैसे आप देखेंगे चाड है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया, यहाँ पर 20 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो रही है, जबकि जब आप अमेरिका जाएंगे 113 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनका क्या है, अनुभव नहीं है। ये क्या, इन्होंने क्या किया है, जनसंख्या वृद्धि को सिर्फ उच्च जन्म दर पर डिपेंड माना कि उच्च जन्म दर होगा तो जनसंख्या वृद्धि उच्च होगी। लेकिन
कई बार मृत्यु दर कम होने से भी जनसंख्या वृद्धि होती है, और आज तो प्रवास एक जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी आलोचना है। जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति में कमजोर संबंध बताया। इन्होंने कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। ऐसा नहीं है। आज जितना व्यक्ति सक्षम और आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है उतनी जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। जैविक सीमाएं, जनसंख्या की एक सीमा होती है, उससे अधिक हम नहीं बढ़ा सकते, ये हमारी एक होता है। जनसंख्या वृद्धि के लिए केवल निर्धन उत्तरदायी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, निर्धन व्यक्तियों पर जबरदस्ती नियम, जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाते हैं जो कि एक मानवीय दृष्टि से सही नहीं थे, व्यवहारिक संकल्पना नहीं है। मार्क्स ने इनकी खूब आलोचना की है। पक्ष में इनके क्लार्क बोले हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट आप मार्क्स का जरूर याद रखिए। मार्क्स ने ये कहा था कि प्रकृति ने हमारे यहाँ पर सीमित मेहमानों के लिए मेज है और इसमें जो बिन बुलाए मेहमान आएंगे वो भूखे रहेंगे। ये माल्थस का सिद्धांत, सॉरी किसका सिद्धांत है, माल्थस का। तो क्लार्क ने भी इनके अनुभव में क्या है, इनके जो था इनके पक्ष में कहा है, और उन्होंने कहा कि माल्थस का सिद्धांत का इतना अधिक खंडनता की गई है, वो ही उसकी वैधता का प्रमाण है। किसी आदमी का एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और बहुत सारी आलोचना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस आदमी की बात में वजन था, वो आदमी पहचान। आज गरीब आदमी है जो समाज में पिछड़ा हुआ क्षेत्र व्यक्ति है, अगर वो कह दे तो उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसको रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। माल्थस की बात पर रिएक्शन कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माल्थस का वजूद तो है। माल्थस ने भी क्या है कि हमारे जो भावी अनुमान है, जो भावी जनसंख्या, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका रहा है। और कई देशों ने माल्थस की थ्योरी आने के बाद अपने खाद्यान्न को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें भारत भी एक है। कहीं आगे जाकर एक संकट ना हो जाए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच जो संबंध है वो ही आगे जाकर एक क्या हो जाएगा, नकारात्मक संबंध बन जाएगा। तो ये आपदा का संकट हो सकता है। इससे लूटपाट, महामारी और चोरी डकैती, ठीक है, युद्ध होने की संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक आगाह करता है कि हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए और आजीविका के संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। तो ये इसकी प्रासंगिकता रही, और उस प्रदेश में इतने समय पहले ये विचार आना जो आज भी प्रासंगिक है, ये माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता है। थैंक यू।